गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है उत्थान एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और आज हम डिस्कस करेंगे 1 जनवरी 2020 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। उत्थान एकेडमी की तरफ से सभी लोगों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। स्टार्ट करते हैं हम आज का सेशन। आज 18 न्यूज़ हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो आपके आने वाले एग्जाम में आपका भरपूर साथ निभाएंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं एक मोटिवेशनल कोट के साथ। ओके, मेहनत का नशा कीजिए, बीमारी भी सक्सेस वाली आएगी। सर, आप किसका नशा करें? सिगरेट का नहीं, मेहनत का। यदि आप मेहनत का नशा करेंगे तो आपको जो डिजीज होंगी ना, डिजीज वो सक्सेस वाली होंगी। कौन सी? सक्सेस वाली। तो आज 1 जनवरी 2022 है, तो आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप 1 जनवरी 2022 में अपने लिए एक जॉब जरूर सिक्योर करें जो आपके आने वाले भविष्य को मजेदार बना दे। ओके, और पढ़ाई मन से करें। तो फिर क्या करना है? किसका नशा करना है आपको? मेहनत का। अगर मेहनत का नशा करेंगे आप तो आपको बीमारी कौन सी आएगी? सक्सेस, सफलता वाली। और जिंदगी भर नशा करें आप। नशा करना बुरी बात थोड़ा ना, लेकिन आप नशा किसका करें? मेहनत का। ओके, चले स्टार्ट करें। आपका पहला क्वेश्चन, हाल ही में किसे रेलवे बोर्ड का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो आपको ये बताना है वर्तमान में आपके रेलवे के नए अध्यक्ष नियुक्त किए जा चुके हैं, उनका नाम क्या है? तो आपके ऑप्शंस हैं विनय कुमार त्रिपाठी, विरल देसाई, सुनीत शर्मा, कुमार रॉय। जो आपका राइट आंसर होगा वो है आपके विनय कुमार त्रिपाठी, जो रेलवे बोर्ड के चेयरमैन, सीईओ एंड एमडी जिसे बोलते हैं हम, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एंड मैनेजमेंट डायरेक्टर, वो बने आपके विनय कुमार त्रिपाठी। ओके, और विरल देसाई अभी आपको मैंने बताया था, पिछले न्यूज में हम डिस्कस भी कर चुके हैं। विरल देसाई जो है वो ग्रीन मैन ऑफ इंडिया कहे जाते हैं, गुजरात के हैं जी। और सुनीत शर्मा इससे पहले थे किसके? रेलवे बोर्ड के चेयरमैन। उससे पहले थे आपके विनोद कुमार राय। ओके, याद रखें। और आप ये भी याद रखें कि 2016 में, कब? 2016 में रेल बजट को, किसको? रेल बजट को, जो यूनियन बजट होता है आपका, आम बजट, उससे अलग कर दिया गया था। क्या कर दिया गया था? अलग कर दिया गया था। 2016 में मोदी गवर्नमेंट बनी 2014 में, और उसके बाद 2016 में रेल बजट को आम बजट से, किससे? यूनियन बजट से, जिससे बोलते हैं हम आम बजट से मिला दिया गया, अलग नहीं कर दिया, माफ करें। क्या कर दिया? रेल बजट को यूनियन बजट में मिला दिया गया। और मैं आपको बता दूं, रेल बजट की जो सबसे पहले शुरुआत हुई थी 1924 में। 1924 से पहले भी रेल बजट और आम बजट मिक्स होकर आता था, लेकिन 1924 में 1924 में रेल बजट को अलग कर दिया गया यूनियन बजट से। किससे? आपकी जो कमेटी थी, एक कमेटी उसमें काम कर रही थी, अकवर्थ कमेटी की सिफारिश पर। किसकी? अकवर्थ कमेटी की सिफारिश पर 1924 में अलग कर दिया गया। किसे? रेल बजट को और यूनियन बजट को। और 1924 से लेके 2016 तक एज इट इज चलता रहा। मतलब रेल बजट आपका अलग आता था कुछ दिनों बाद, और मतलब यूनियन बजट पहले आ जाता था, रेल बजट बाद में आ जाता था, ऐसे चलता रहा। इसके बाद 2014 में मोदी गवर्नमेंट आई, और उसने क्या कर दिया? 2016 में रेल बजट और यूनियन बजट को फिर मिक्स कर दिया। मतलब अब रेल बजट और आम बजट अलग नहीं है, साथ में प्रस्तुत होते हैं संसद में। तो याद रखें आप, 1924 में जिस कमेटी की सिफारिश पर पहले आम बजट अलग हुआ था, उसकी थी अकवर्थ कमेटी 1924, और 2016 में फिर मिक्स कर दिया। और 1924 से 2016 तक रेल बजट और आम बजट अलग अलग ही पेश किए जाते थे। 2016 के बाद दोनों को फिर मिक्स कर दिया, मतलब रेल बजट और आम बजट साथ में ही प्रस्तुत किए जाने लगे। ओके, चलिए आगे बढ़े। इसका आंसर है आपका विनय कुमार त्रिपाठी। रेलवे बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं प्रेजेंट टाइम में, वो कौन है? विनय कुमार त्रिपाठी, मतलब नए जो बने हैं। इससे पहले थे आपके सुनीत शर्मा, याद रखना है आपको। कौन थे? सुनीत शर्मा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन, केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने 1 जनवरी 2020 से 100 दिन के लिए किस अभियान का शुभारंभ किया है? देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले तो आप सबसे पहले ये जाने कि वर्तमान में आपके शिक्षा मंत्री कौन है। तो मिस्टर धर्मेंद्र प्रधान। कौन? धर्मेंद्र प्रधान। जो धर्मेंद्र प्रधान जी हैं वो हैं आपके वर्तमान में शिक्षा मंत्री। इनके पास कौशल विकास मंत्रालय भी है, ये भी याद रखें।
अब इन्होंने एक लॉन्च किया है क्या, देखो आपको मैं करंट अफेयर्स पढ़ने के तरीके, जो इसमें जो क्वेश्चन डालता हूं मैं, आपको क्वेश्चन भी पढ़ने, आंसर अकेले नहीं पढ़ना है, क्योंकि आपकी 2-4 चीजें पॉइंट जो हैं इससे भी पूछा जा सकता है। देखो कैसे, केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने 1 जनवरी 2020 से कितने दिनों के लिए मतलब इसका आंसर है पढ़े भारत अभियान शुभारंभ किया है। तो आपको ये भी याद रखना है 100। तो जो क्वेश्चन है आप उस पर भी थोड़ा फोकस किया करें कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने 1 जनवरी 2020 से 100 दिन के लिए किस अभियान का शुभारंभ किया है। तो वो आपका जो राइट आंसर वो है पढ़े भारत। कौन है? पढ़े भारत अभियान का शुभारंभ किया। और आपके जो शिक्षा मंत्री है वो मिस्टर धर्मेंद्र प्रधान, इनके पास कौशल विकास मंत्रालय भी है। ओके, चलिए कितने दिन के लिए? 100 दिन के लिए पढ़े भारत अभियान स्टार्ट किया 1 जनवरी 2022 से। ओके, चलिए आगे बढ़े। किस देश में दुनिया की सबसे लंबी मेट्रो लाइन बनाई गई है? देखो अभी मेट्रो की बात आई तो मैं बता दूं आपको, सबसे पहले मेट्रो जो खोली गई थी आपकी कहां पर? कोलकाता में, ये याद रखें आप। और जो वर्तमान में अभी कानपुर मेट्रो जो परियोजना है उस पर किसने उद्घाटन किया उसका? मिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। ठीक है, ये भी याद रखना है। और जो सबसे लंबी मेट्रो लाइन बनाई है वो किसने बनाई है? चाइना ने। एक्सपेरिमेंट चाइना ही करता है। ओके, किसने बनाई है? चाइना ने। अभी फिलहाल में दुनिया की सबसे लंबी जो मेट्रो है वो किसके पास है? चाइना के पास। याद रखना है, कानपुर मेट्रो परियोजना का अभी हाल ही में जो उद्घाटन किया वो मिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने किया है। ओके, चलिए आगे बढ़े। आ जाओ आगे। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री मिस्टर अश्विनी वैष्णव जी ने 29 दिसंबर 2021 को इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन लॉन्च किया है। इस मिशन के लिए केंद्र सरकार ने कितने करोड़ रुपए जारी किए हैं? इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी हाल ही में इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन लॉन्च किया है। किसने? जो आपके सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री हैं, कौन? मिस्टर अश्विनी वैष्णव। ठीक है, इन्होंने क्या किया है? सेमीकंडक्टर मिशन। अब मैं बता दूं आपको ये सेमीकंडक्टर मिशन क्यों लॉन्च किया गया है। भारत में इलेक्ट्रिक का हब बनाने के लिए, किसका? इलेक्ट्रिकल्स का हब बनाने के लिए, क्योंकि इलेक्ट्रिकल सी में सेमीकंडक्टर का यूज बहुत ज्यादा होता है। ओके, तो जैसे लैपटॉप वगैरह हुआ, मोबाइल वगैरह इसमें, तो इसका हब बनाने के लिए ये मिशन लॉन्च किया गया। और इसके लिए भारत सरकार ने पता है 76,000 करोड़ रुपए जारी किए हैं। कितने? 76,000 करोड़ रुपए सेमीकंडक्टर मिशन के लिए। इंपॉर्टेंट है, आप याद रखें। और इसकी शुरुआत किसने की है? आपके जो सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री हैं मिस्टर अश्विनी वैष्णव, उन्होंने। चलिए आगे बढ़े। आपका अगला क्वेश्चन कि साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 कितनी भाषाओं में दिया गया है? देखो अभी हाल ही में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जा चुका है। तो साहित्य अकादमी जो पुरस्कार है वो 20 भाषाओं में दिया गया है। कितने में? 20 भाषाओं में। और जो कुछ लोगों को दिया जो इंपॉर्टेंट है वो आप जान लें कि इंग्लिश के लिए दिया गया है आपको किसको? नमिता गोखले। कौन है? इंग्लिश के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया वो नमिता गोखले। और हिंदी के लिए दिया गया है जिसे वो दया प्रकाश सिन्हा। कौन है? दया प्रकाश सिन्हा। हिंदी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार जो दिया गया है वो दया प्रकाश सिन्हा। असमी के लिए दिया गया अनुराधा शर्मा। किसे दिया गया? अनुराधा शर्मा। एंड बंगाली के लिए दिया गया है वृत्य बंधु। वृत्य बंधु, वृत्य बंधु, ये बंगाली के लिए क्या दिया गया? बंगाली के लिए वृत्य बंधु, वृत्य बंधु। ओके, ये भी याद रखें आप। चलिए आगे बढ़े। हिसाब से आपको दिख नहीं रहा होगा, थोड़ा ही देख लेना। ओके, ये कौन है? बंगाली के लिए दिया गया वृत्य बसु को। बंधु नहीं है, बसु। वृत्य बसु, ये बंगाली के लिए दिया गया। इंग्लिश के लिए नमिता गोखले, हिंदी के लिए दया प्रकाश सिन्हा, असमिया के लिए अनुराधा शर्मा, बंगाली के लिए वृत्य बसु। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन, साहिबजादा दिवस मनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? साहिबजादा दिवस आपको पता है? साहिबजादा दिवस से पंजाब में मनाया जाता है, क्योंकि ये गुरु नानक देव जी थे, सॉरी गुरु तेग बहादुर जी, उन्हीं की उसमें साहिबजादा दिवस। मतलब ये पर्व है किसका? सिखों का बेसिकली। लेकिन अब एक मतलब यूपी गवर्नमेंट ने बोल दिया है कि अब साहिबजादा दिवस यूपी में भी मनाया जाएगा। तो किस गवर्नमेंट ने मनाने का फैसला किया है? यूपी गवर्नमेंट। पहला राज्य बन गया ये दुनिया मतलब इंडिया का जिन्होंने साहिबजादा दिवस मनाने की घोषणा की है। किसने? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं मिस्टर CM योगी आदित्यनाथ, और जो गवर्नर हैं वो है आपकी आनंदीबेन पटेल। ओके, चलिए आगे बढ़े। आपका अगला प्रश्न,
किस राज्य सरकार ने 29 दिसंबर 2021 को किस राज्य सरकार ने 29 दिसंबर 2021 को महिलाओं के लिए नई नीति 2021 जारी की? ये लिखा है आपका, किस राज्य सरकार ने 29 दिसंबर 2021 को महिलाओं के लिए नई नीति 2021 जारी की है? अभी हाल ही में जारी की है। तो आपके जो ऑप्शंस हैं तमिलनाडु, कर्नाटका, केरल, आंध्र प्रदेश। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपको क्या है? तमिलनाडु। तमिलनाडु सरकार ने अभी हाल ही में महिलाओं के लिए नई नीति, कौन सी? महिलाओं के लिए नई नीति, महिलाओं के लिए नई नीति घोषित की है। और मैं आपको बता दूं अभी हाल ही में तमिलनाडु सरकार ने सीएम डैशबोर्ड 360 भी लॉन्च किया है। और ये सिर्फ इसलिए किया जो तमिलनाडु में क्या स्कीमें लॉन्च हो रही हैं उनकी देखभाल करने के लिए, उनकी देखभाल करनी है, काम सही से। ये डैशबोर्ड मतलब स्कीमों से रिलेटेड है, स्कीमों को सही तरीके से संचालन के लिए सभी लोगों को सुविधाएं सही से मिल पा रही हैं कि नहीं, उसके लिए सीएम डैशबोर्ड 360, ये भी याद रखना है आपको। चलिए आगे बढ़ें। किस राज्य सरकार ने भीड़ हिंसा पर एक बिल पास किया है? अभी हाल ही में एक राज्य सरकार है जिसने किसने भीड़ हिंसा पर, जो मॉब लिंचिंग होती है, मॉब लिंचिंग वायलेंस, भीड़ हिंसा पर एक क्या किया है? बिल पास किया है। तो आपको बताना है कौन सा है स्टेट। तो आपके ऑप्शन हैं उड़ीसा, बिहार, झारखंड एंड तेलंगाना। तो आपको जो राइट आंसर है वो है आपका झारखंड। झारखंड के जो सीएम है हेमंत सोरेन, उन्होंने ये लॉन्च किया है क्या? भीड़ हिंसा पर एक बिल पास किया है। जो मॉब लिंचिंग होती है आपकी, मॉब लिंचिंग एंड वायलेंस, उस पर इसने झारखंड सरकार। उड़ीसा के जो सीएम हैं वो याद रखें आप क्या हैं? नवीन पटनायक। एंड जो बिहार के हैं वो हैं कौन? नीतीश कुमार। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। किस राज्य सरकार ने कपड़े के बैग की यूज को बढ़ाने के लिए मीन दुम मंजापाई, इसका जो वो है योजना, ये है आपकी मीन दुम मंजापाई, ये है मीन दुम मंजापाई, ये योजना है लॉन्च की है। किसके लिए? कपड़े के बैग को यूज को बढ़ावा देने के लिए। तो आपके ऑप्शन हैं तमिलनाडु, राजस्थान, असम या आंध्र प्रदेश। देखो आप ये दो तो आप हटा ही दो क्योंकि लैंग्वेज आपको साउथ वाली लग रही है ना, तो या तो तमिलनाडु होगा या आंध्र प्रदेश। क्या होगा आप बताएं? इसका जो राइट आंसर है वो है आपका तमिलनाडु। तमिलनाडु सरकार ने मीन दुम मंजापाई योजना शुरू की है। किसके लिए? कपड़ों के बैग को बढ़ाने के लिए, उसका यूज बढ़ाने के लिए, मतलब पर्यावरण से संबंधित है। क्यों पर्यावरण से? क्योंकि पॉलीथीन के जो बैग्स होते हैं वो पर्यावरण को नुकसान करते हैं। कपड़े के बैग का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, पर्यावरण को कोई प्रॉब्लम्स नहीं आती। पर्यावरण को प्रॉब्लम नहीं आएगी तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। पर्यावरण एंड इंसान और एनवायरनमेंट का एक दूसरे के पूरक है कि नहीं? अगर पर्यावरण को नुकसान हो रहा है इसका मतलब ये है कि आपको भी नुकसान हो रहा है, अभी नहीं 2 साल बाद आपको नहीं, आपके बच्चों को, उनके बच्चों को होगा जरूर। समझ गए? इसलिए पर्यावरण को सेव करना वेरी इंपॉर्टेंट। अब पर्यावरण से रिलेटेड ये पर्यावरण किस दिन मनाया जाता है? 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 5 जून को। ये भी आप याद रखें, ठीक है। और इसने अभी एक साथ में एक और योजना लॉन्च की थी, क्या? सीएम डैशबोर्ड 360, तमिलनाडु सरकार ने स्कीमों से रिलेटेड है। स्कीमों का संचालन कैसे होता है, मतलब सही से वो काम कर रहे हैं कि लोगों तक सुविधाएं स्कीमों की पहुंच रही हैं कि नहीं, इसके लिए। चलिए आगे बढ़ें। आपका अगला क्वेश्चन, किस देश ने 2025 तक अपने सभी न्यूक्लियर, क्या है आपका? न्यूक्लियर प्लांट बंद करने का फैसला किया है? आपको बताना बेल्जियम, रसिया, जर्मनी या फ्रांस। जो आपका जो राइट आंसर है बेल्जियम। बेल्जियम ने 2025 तक अपने सारे न्यूक्लियर प्लांट बंद करने का फैसला लिया है। अब इसमें इसका मतलब ये नहीं है कि वो लाइट भी नहीं बनाएगा, मतलब पर्यावरण न्यूक्लियर से जो हथियार वगैरह बनते थे वो नहीं बनेंगे, बाकी जो लाइट का यूज होता था बाकी अन्य चीजों में यूज होता है वो होता रहेगा। ओके, किसने? बेल्जियम। 2025 तक इंपॉर्टेंट है, याद रखें। चलिए आगे बढ़ें। द मोदी गम्बिट डिकोडिंग मोदी 2.0 बुक के लेखक कौन है? आपको बताना है। अभी हाल ही में बुक लॉन्च हुई है द मोदी गम्बिट डिकोडिंग मोदी 2.0।
तो ये बुक के जो लेखक हैं वो हैं आपके संजू वर्मा। कौन है? संजू वर्मा। वर्तमान में इन्होंने इस बुक का द मोदी गम्बिट डिकोडिंग मोदी 2.0। चलिए आगे बढ़ते हैं कि सेबी ने किसी म्यूचुअल फंड एडवाइजरी पैनल का एक सदस्य नियुक्त किया है। अभी हाल ही में म्यूचुअल फंड एडवाइजरी पैनल जो होता है आपका म्यूचुअल फंड्स, ऐड देखा होगा आपने टीवी में, म्यूचुअल फंड बाजार जोखिमों के अधीन है, आप इस पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो म्यूचुअल फंड एडवाइजरी पैनल का एक सदस्य नियुक्त किया है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं सेबी ने। तो आपके आंसर्स क्या हैं आपको बताना है। भारती कृष्णन है, मधाबीपुरी, नेहा कृष्णन या शांति कृष्णन। तो आपका जो राइट आंसर है वो है भारती कृष्णन। किसने? भारती कृष्णन ने। अब मैं सेबी के आपको बता दूं स्टैटिक फैक्ट्स क्या हो सकते हैं आपके जो एग्जाम ओरिएंटेड। सेबी का फुल फॉर्म है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। क्या? सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये सेबी की क्या है फुल फॉर्म। इसके जो हेड हैं, हेड कौन है वर्तमान में? अजय त्यागी। कौन है? अजय त्यागी, ये याद रखें। ओके और ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका जो राइट आंसर है भारती कृष्णन, इन्हें म्यूचुअल फंड एडवाइजरी पैनल पर क्या किया गया? सदस्य नियुक्त किया गया, ये भी याद रखें। किसी अंतर्राष्ट्रीय ऑटोमोबाइल संघ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। आपको बताना है अंतर्राष्ट्रीय ऑटोमोबाइल संघ का किसको अध्यक्ष नियुक्त किया गया। तो आपके जो ऑप्शन है वो है मोहम्मद बिन सलाइम, जीन टोट्टे, मैक्स मोस्ले एंड नन ऑफ दीज। तो आपका जो राइट आंसर वो है मोहम्मद बिन सलाइम। मोहम्मद बिन सलाइम को अंतर्राष्ट्रीय ऑटोमोबाइल संघ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और जो जीन टोट्टे हैं, जीन टोट्टे, ये इससे पहले थे। इससे पहले का जीन टोट्टे, इनको हटा के ये बने हैं मोहम्मद बिन सलाइम। चलिए याद रखें आप। आगे बढ़ते हैं। किसे भारत का उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, हाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। आपको पता है राष्ट्रीय सुरक्षाकार एनए से बोलते हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। राष्ट्रीय सुरक्षाकार कौन है? मिस्टर अजीत डोभाल। अजीत डोभाल बहुत ही टैलेंटेड आदमी है, आपको मालूम होना चाहिए। मिस्टर अजीत डोभाल, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन। आपको पता है इनका जो सक्सेस रेट है वो 100% है। आज तक इन्हें जिस भी काम में हाथ डाला है वो अनसक्सेसफुल नहीं हुआ, चाहे जो कुछ किया हो। 7 साल से ज्यादा पाकिस्तान में रह के आए हुए हैं। ओके और ब्लू स्टार ऑपरेशन चला था, उसमें इनने बहुत अच्छी अपनी अहम भूमिका निभाई थी। अभी जो हाल ही में धारा 370 थी उसमें इनकी बहुत अहम भूमिका थी। ओके तो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड आदमी। तो ये हैं आपके राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, गर्व होना चाहिए हमें, ये भारत के एनएसए हैं। ठीक है तो आपको ये बताया ना उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है, तो वो है आपका मिस्टर विक्रम मिश्री। कौन है? विक्रम मिश्री। विक्रम मिश्री हैं उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, और जो मिस्टर अजीत डोभाल हैं वो हैं आपके क्या? राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। और प्रदीप कुमार रावत आपको मालूम होने चाहिए, अभी हाल ही में वहां पर कहां पर चाइना में भारत के इंडियन एम्बेसडर बन के गए हैं। और एमएम राव ने आपके वर्तमान में सीएसएस के हेड भी हैं एंड साथ में जनरल भी हैं। मनोज मुकुंद राव ने इंडियन आर्मी के, ठीक है, इंडियन आर्मी दिवस मनाया जाता है आपको 15 जनवरी को, 4 दिसंबर को आपको मनाया जाता है नौसेना दिवस, और 8 अक्टूबर को मनाया जाता है वायुसेना दिवस। ये भी याद रखें आप। किसको? 8 अक्टूबर को मनाया जाता है क्या? एयरफोर्स डे। एंड 4 दिसंबर को मनाया जाता है आपका क्या? नेवी डे। एंड 15 जनवरी को इंडियन आर्मी डे। ओके याद रखें। चलें आगे बढ़े। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, जापान ने कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च किया है, इसका नाम क्या है? जापान ने अभी हाल में कम्युनिकेशन क्या सैटेलाइट लॉन्च किया। तो आपका जो ऑप्शंस हैं इनमर्सस 6F1, इनमर्सस 5F1, इनमर्सस 7F1। जो आपका राइट आंसर है वो है आपका इनमर्सन।
इनमर्सत 6F1। और आप ये भी याद रखें, जापान की जो स्पेस एजेंसी उसका नाम है जेक्सा, जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी। क्या? जेक्सा, जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी, ये भी याद रखें आप, जापान जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी जेक्सा। ओके, चलिए ये थे आपके 1 जनवरी 2022 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आशा करता हूँ आपको मजा आया होगा क्लास में, और क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट थे, आप याद रखें हमेशा और पढ़ाई करें। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, और आप सभी को अगेन नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर ऑल ऑफ यू।